हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 के चैप्टर 21 की, जिसका नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की अगर बात करें तो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम एंड पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है और पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में नर्व्स आती हैं जो कि लिंक्ड होती हैं विद द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। Peripheral neural system is further divided into somatic and autonomic neural system। अब somatic और autonomic neural system दोनों में ही ट्रांसमिशन होती है इम्पल्सिस की फ्रॉम सीएनएस, बट जो सोमैटिक है उसमें इम्पल्सिस की ट्रांसमिशन है फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल, और ऑटोनॉमिक में ट्रांसमिशन है इम्पल्सिस की फ्रॉम सीएनएस टू स्मूथ एंड इनवॉलंटरी ऑर्गन्स। अब स्केलेटल मसल एक तरह की वॉलंटरी मसल्स है। वॉलंटरी का मतलब क्या है? वॉलंटरी का मतलब है जिनकी कॉन्ट्रैक्शन हमारे हाथ में है, जो कंट्रोलेबल है। और इनवॉलंटरी का मतलब क्या है? जिनकी कॉन्ट्रैक्शन हमारे हाथ में नहीं है, जो कंट्रोलेबल नहीं है। ऑटोनॉमिक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। ऑल्सो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम हैज टू फाइबर्स, एफरेंट एंड इफरेंट। एफरेंट फाइबर्स में क्या होता है? इसमें ट्रांसमिशन होती है इम्पल्सिस की फ्रॉम टिश्यू और ऑर्गन्स टू दी सीएनएस, एंड इफरेंट फाइबर क्या करते हैं? ट्रांसमिशन करवाते हैं इम्पल्सिस की फ्रॉम सीएनएस टू दी टिश्यू और ऑर्गन्स। एक तरह से कह सकते हैं कि एफरेंट फाइबर नीचे से ऊपर ले जाते हैं इम्पल्सिस को, और इफरेंट फाइबर्स ऊपर से नीचे लाते हैं इम्पल्सिस को। तो दोस्तों, अब मैं बात करूंगा न्यूरॉन के बारे में। जैसा जैसा एनसीईआरटी में लिखा रहेगा मैं उसको रीड करूंगा और आपको न्यूरॉन के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो अ न्यूरॉन इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ थ्री मेजर पार्ट्स, नेमली सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सोन। इन्होंने कहा है न्यूरॉन एक तरह का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो कि तीन मेजर पार्ट का बना है, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सोन का। The cell body contains cytoplasm with typical cell organelles and certain granular bodies called nacelles granules। इन्होंने कहा कि सेल बॉडी जो है उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है और ग्रेनुलर बॉडीज होती हैं बहुत सारी, जिनको हमने कहा है नेसल्स ग्रेन्यूल्स। शॉर्ट फाइबर्स which branch repeatedly and project out of the cell body also contain nasal granules and are called dendrites। अब इन्होंने डेंड्राइट्स की एक डेफिनेशन दी है कि जो शॉर्ट और ब्रांच स्ट्रक्चर हैं जो प्रोजेक्टेड आउट हो रहे हैं फ्रॉम द सेल बॉडी, जो सेल बॉडी से बाहर निकल रहे हैं, जिनके अंदर नेसल ग्रेन्यूल हैं, उनको इन्होंने कहा है डेंड्राइट्स। दीज फाइबर ट्रांसमिट इम्पल्सिस टुवर्ड्स द सेल बॉडी। ये जो डेंड्राइट्स हैं ये नर्व इम्पल्सिस को टुवर्ड्स द सेल बॉडी लाते हैं। द एक्सॉन इज अ लॉन्ग फाइबर द डिस्टल एंड ऑफ विच इज ब्रांच्ड। ये जो एक्सॉन है ये एक तरह का लॉन्ग फाइबर है जिसका जो डिस्टल एंड है, जो दूर वाला पार्ट है, वो ब्रांच्ड है। हर ब्रांच टर्मिनेट्स एज अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिनेप्टिक नोड which possess synaptic vesicle containing chemical called neurotransmitter। उसके बाद कहते हैं कि जो ये एक्सॉन का टर्मिनल है, यहाँ से ब्रांचेस निकलती आ रही हैं, जिसका जो एक तरह की बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं? साइनेप्टिक नोब। साइनेप्टिक नोब के अंदर क्या है? साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं, और साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है, जैसे कि एसिटाइल कोलिन, जो कि बाद में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में पार्ट लेता है। द एक्सॉन ट्रांसमिट नर्व इंपल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू अ साइनेप्स और टू अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। एक्सॉन का काम क्या है? नर्व इंपल्सेस को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी ले जाना। Based on the number of axon and dendrites, the neurons are divided into three types। There are three types of neuron based on the number of axon and dendrites। मल्टीपोलर, जिसमें बहुत सारे डेंड्राइट होंगे और एक एक्सोन होगा, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स में देखने को मिलता है। बाइपोलर, जिसमें एक ही डेंड्राइट है और एक एक्सोन है, ये कहाँ मिलेगा? ये हमारी रेटिना में मिलेगा, आई की। और यूनिपोलर न्यूरॉन आता है जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलता है, इसमें सिर्फ एक ही एक्सोन होता है। There are two types of axon, namely myelinated और non myelinated। दो टाइप के एक्सॉन होते हैं, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं वो एनवेलप किए जाते हैं बाय द श्वान सेल्स, जो माइलिन शेथ बनाते हैं अराउंड द एक्सॉन। जो गैप्स होते हैं बिटवीन द टू माइलिन शेथ, उनको कहा जाता है नोड्स ऑफ रेनवियर,
और कंडक्शन जो होती है वो नोड्स ऑफ रेनवियर में ही होती है। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स। अब माइलिनेटेड नर्व फाइबर मिलते कहाँ है, तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स में मिलते हैं। और अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर कहाँ मिलते हैं, ऑटोनोमस और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में मिलते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि न्यूरॉन में नर्व इंपल्स की जनरेशन और फिर उसकी कंडक्शन कैसे होती है। तो जब तक न्यूरॉन को कोई भी स्टिमुलस प्रोवाइड नहीं होगा तब तक न्यूरॉन में सिर्फ और सिर्फ सोडियम पोटेशियम पंप काम करेंगे। न्यूरॉन में डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सोडियम गेटेड चैनल और पोटेशियम गेटेड चैनल। जब तक स्टिमुलस प्रोवाइड नहीं होती तब तक सिर्फ सोडियम पोटेशियम पंप होता है, जिसमें 3 सोडियम बाहर और 2 पोटेशियम अंदर आते हैं। अब ज्यादा पॉजिटिविटी बाहर जाने की वजह से क्या होगा, अंदर नेगेटिव हो जाएगा और बाहर पॉजिटिव हो जाएगा। ये तो तब तक हुआ जब तक कि न्यूरॉन को अभी तक कोई स्टिमुलस प्रोवाइड नहीं हुआ है। जैसे ही न्यूरॉन को स्टिमुलस प्रोवाइड होगा, न्यूरॉन की रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल थी -70 मिलीवोल्ट। जैसे ही स्टिमुलस प्रोवाइड हुआ ये -55 मिलीवोल्ट पर आएगा, और जैसे ही -55 पर आ जाएगी पोटेंशियल, सोडियम गेटेड चैनल खुलेंगे और सोडियम एंटर होना शुरू हो जाएंगे। अब सोडियम जब एंटर होना शुरू हो जाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, इसका पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा पॉजिटिव आयन अब अंदर आना शुरू हो गए हैं। अंदर पॉजिटिव हो जाएगा और बाहर नेगेटिव हो जाएगा। बाहर नेगेटिव हो जाएगा। अब सोडियम गेटेड चैनल कब तक खुले रहेंगे, सवाल आगे ये आता है। तो सोडियम गेटेड चैनल तब तक खुले रहेंगे जब तक वो इस पोटेंशियल को -55 मिलीवोल्ट को +30 मिलीवोल्ट तक नहीं पहुंचा देते। जैसे ही +30 मिलीवोल्ट तक पहुंचेगी वैसे ही सोडियम गेटेड चैनल बंद हो जाएंगे और पोटेशियम गेटेड चैनल ओपन हो जाएंगे। वो क्यों ओपन होंगे पोटेशियम गेटेड चैनल, भाई अब डीपोलराइजेशन हुई है तो अब रीपोलराइज भी तो करना है। रीपोलराइजेशन के लिए पोटेशियम गेटेड चैनल खुलेंगे और दोबारा से +30 से -70 तक एक्सोनल मेम्ब्रेन को मेंटेन करेंगे। लेकिन अब दिक्कत यहाँ ये आती है कि पोटेशियम गेटेड चैनल जो है वो स्लोली क्लोज करते हैं, जिसकी वजह से जाना तो +30 से -70 था, लेकिन चला गया -90 तक। तो आपने 3 चीजें पढ़ी होंगी, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन एंड हाइपरपोलराइजेशन। ये जो पार्ट था ये डीपोलराइजेशन वाला पार्ट था। ये जो हुआ वो रीपोलराइजेशन वाला पार्ट था। और ये आगे जो चला गया -90 तक पहुंच गया, व्हेन द सेल पोटेंशियल बिकम्स मोर नेगेटिव देन इट इज नोन एज हाइपर पोलराइजेशन। अब जनरेशन की बात तो समझ आई, अब आगे कंडक्शन कैसे होगी, क्योंकि ये तो सिर्फ अभी ए पार्ट में हुई थी। ये पार्ट, ये कंडक्शन, ये जनरेशन जो है अभी ए पार्ट में हुई। अब आगे कैसे कंडक्शन होगी, जैसे ही इसमें चेंज इन पोटेंशियल आया, +30 से -70 जाना था, गई -90। ये जो चेंज इन पोटेंशियल आया ये एक तरह से स्टिमुलस की तरह एक्ट करा फॉर द पार्ट बी। अब स्टिमुलस की तरह एक्ट करते ही क्या हुआ, इसमें जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन -70 थी अब वो -55 तक गई, और फिर सोडियम गेटेड चैनल खुले पार्ट बी में, फिर वो अंदर आने शुरू हुए, सोडियम +30 तक आए, +30 तक आते ही क्लोज हो गए, फिर पोटेशियम गए, और ऐसे ही पूरी साइकिल फिर से रिपीट होगी जब तक ये सी तक नहीं पहुंच जाता। अब सी तक आते ही आगे कहानी शुरू होगी किसकी, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की कहानी शुरू होगी। जब ये स्टिमुलस जो है जाता जाता कहां पहुंचेगा, नर्व इंपल्स जाते जाते कहां पहुंचेगी, एक्सॉन के टर्मिनल पर। अब आगे की बात होगी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की। तो अब हम बात करेंगे कि ट्रांसमिशन कैसे होती है इंपल्स की। नर्व इंपल्स की जनरेशन की बात हुई, कंडक्शन की बात हुई, अब ट्रांसमिशन की होगी। तो केमिकल सिनेप्स जो हमारी बॉडी में कॉमन है तो हम उसी की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब एक्सॉन टर्मिनल तक नर्व इंपल्स पहुंचेगी तभी क्या होगा, कैल्शियम गेट खुलेंगे। अब कैल्शियम गेट क्यों खुलेंगे, कैल्शियम गेट इसलिए खुलते हैं
क्योंकि उन्हें सिग्नल प्रोवाइड करने होते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स को कि नर्व इम्पल्स एक्सॉन के टर्मिनल तक आ गई है, अब तुझे ट्रांसमिट करवानी है। कैल्शियम गेट खुले, कैल्शियम एंटर हुए, कैल्शियम एंटर होकर साइनेप्टिक वेसिकल के पास जाएंगे और कहेंगे कि साइनेप्टिक वेसिकल को कहेंगे कि प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो और अपने अंदर के न्यूरोट्रांसमीटर को साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज कर दो। न्यूरोट्रांसमीटर कैसे होंगे? जैसे कि एसिटाइल कोलिन। अभी एसिटाइल कोलिन साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जाकर धीरे धीरे जाता हुआ कहाँ जाएगा? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर जो रिसेप्टर्स लगे होंगे उन पे जाकर बाइंड होगा और एक नई स्टिमुलेशन प्रोवाइड करवाएगा दूसरे न्यूरॉन को। अब ये जो स्टिमुलेशन है ये या तो एक्साइटेटरी होगी या फिर इनिबिटरी होगी। ये डिपेंड करता है कि किस तरह का, किस टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ है। तो दोस्तों, अब वो चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल न्यूरल सिस्टम वाला पार्ट रहता है और वो अगली वीडियो में आएगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।